अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 43 पे डीफॉरेस्टिंग एंड ओवर हंटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये कंसेप्ट समझ लें कि फॉरेस्टिंग किसको कहते हैं। फॉरेस्टिंग जैसे हम लोग प्लांट करते हैं, कोई भी ट्रीज़ को प्लांट कर दिया, या ये सारा कुछ फॉरेस्टिंग होता है। और ख़ुद प्लांट करना एक सेपरेट थिंग है, और एक ऑटोमेटिकली वो जो है ट्रांसफ़र हो जाना पोलन ग्रेन्स का, और उसकी मदद से फॉरेस्टेशन हो जाना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। ठीक है, तो फॉरेस्टेशन दो तरीक़ों से होती है। एक तो इंसान खुद जो उसको रिक्वायर्ड प्लांट्स वगैरह होते हैं उसने उसको ग्रो करना होता है। दूसरी बात कि अगर जैसे हमारे जंगलात बन जाते हैं, ये इंसान तो नहीं ना जा जा के वहाँ पे पौधे दरख्त उगाते और पानी वगैरह देते, ये तो कुदरत के तौर पे ऊपर से बारिश आए, नीचे सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले, और वहाँ पे जो सीड होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन। अब यहाँ पे है डीफॉरेस्टेशन। यहाँ पे डी आ गया ना, DE, इसका मतलब है नो फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन को ख़त्म कर देना। एंड ओवर हंटिंग, ये आगे देखेंगे ये क्या है। हंटिंग कहते हैं शिकार करना, ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा शिकार कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को मार्क करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मैंने डेफिनेशन को किस तरह कट किया, या डेफिनेशन इस तरह से आपकी कुछ बनेगी। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट इनटू द नॉन फॉरेस्ट लैंड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ, सिग्निफिकेंट को काट दें, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये दा को काट के लिख लें दिस। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी। बाकी ये जितनी लाइन मैंने कट की है ये आप भी कट कर दें, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आपको खाली डेफिनेशन आ जाती है डिफॉरेस्टेशन की, दो मार्क्स की आती होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये सारी की सारी जितना मैंने पिंक में मार्क किया ये लिख देना। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। इसमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉजेज़। समटाइम्स देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। बाज़ दफ़ा तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी कटिंग बहुत स्लो होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लियर कटिंग कर दी जाती है, ताकि जो वहाँ पे शहरी ज़िंदगी है उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ये कॉज है। कॉज क्या है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन करवाना, ये एक मेन कॉज है। ये सारे का सारा तैयार नहीं करना, मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट करने हैं। ठीक है, पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर द वुड एग्रीकल्चर और द अर्बन डेवलपमेंट। फॉरेस्ट हमें वुड चाहिए होती है, उसके लिए या तो की जाती है डिफॉरेस्टेशन, या हमने एग्रीकल्चर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है तो की जाती है, या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपको आ जाता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो आप किस तरह लिखेंगे, मैं कटिंग करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने मार्क किया, डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। ये डेलिबरेट अगर आप नहीं करना चाहते हो कार्ड भी दें। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर द वुड, नंबर वन वुड के लिए, नंबर 2 एग्रीकल्चर, और नंबर 3 अर्बन डेवलपमेंट। अगर कॉजेज आ जाते हैं, आप सिर्फ ये 3 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो पहला आप पॉइंट आप डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन का लिखेंगे, दूसरा कॉजेज का लिखेंगे, जिसमें से ये 2 लाइन्स लिखनी है आपने। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यहाँ पे लिखा होगा इफ़ेक्ट्स, इसके ऊपर डब्बा बनाएं, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी। डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, जो प्लांट्स को हम रिमूव कर देंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा वो नहीं होगा, नमी ख़त्म हो जाएगी एटमॉस्फेयर में से, सॉइल में से ख़त्म हो जाएगी। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप द सॉइल इन प्लेस, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब है जो सॉइल मट्टी का टूट फूट जाना, एरोजन कहते हैं टूट फूट जाना। ये नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये सॉइल एरोजन है, किस तरह से मट्टी जो है ना वो बिखरी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, तो बेसिकली सॉइल एरोजन क्यों होगी, इस वजह से होगी जबकि दरख्त नहीं लगे होंगे, ट्री जो सॉइल है उसको कोई फर्म रखने वाला कोई नहीं होगा। जो सॉइल होती है ना, जो दरख्त होते हैं वो सॉइल को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अगर दरख्त वहाँ पे नहीं होगी, बारिश होगी, वो सॉइल जो है वो अपनी जगह से उतरेगी, और वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वाली जो लेयर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह नंबर 2 हैवी रेनफॉल वॉशेज द सॉइल इनटू द रिवर। जैसे मैंने भी बोला कि अगर हैवी रेनफॉल हो जाती है तो वो सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर है उसको वॉश आउट कर देती है, और वो सारी की सारी रिवर में चली जाती है। जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल। जैसे मैंने पहले बताया, रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद द मड एंड सिल्ट विच कैन कॉज फ्लड्स। चोक्ड अप का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, आपके जो रिवर्स हैं या आपके जो है डैम्स, जिसको फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं रिवर की, अगर ये रिवर है तो अब इसके अंदर ये इतने का इतना पूरा सरफेस एरिया किसके लिए है? वाटर के लिए। ठीक है, जब बारिश होगी और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी तो ये जो सॉइल की ऊपर वाली सारी लेयर है ये वाली, ये पानी के साथ बह के रिवर के अंदर मूव करेगी। जब ये रिवर के अंदर मूव कर जाएगी तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटे गुजरने के बाद, ये सारी की सारी जो लेयर होगी मट्टी वाली वो नीचे बैठ जाएगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये एक तह बना लेगी यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर अब जो वाटर का सरफेस एरिया वो इतना रह गया। अगर आप गौर करो तो ये वाटर का सरफेस एरिया पहले ज़्यादा था, अब कम रह गया, क्योंकि जो मड है वो यहाँ पे चोक्ड अप हो गई है, यहाँ पे आके जमा हो गई है, जिसकी वजह से पानी, इतना जो पानी था जो इस जगह पे था, अब वो तो ऊपर आएगा ना, वो ऊपर आएगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो फ्लड आएगा, क्योंकि रिवर तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है रिवर का। इसकी एग्जांपल एक इस तरह से ले लें, जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया है, उस गिलास के अंदर 2 चम्मच आप डाल दें मट्टी और उसको मिक्स कर दें। 2 घंटे बाद आप देखोगे कि मट्टी नीचे बैठ जाती है और वाटर का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो फ्लड्स आने की मेन वजह होती है वो यही वजह होती है कि जो होते हैं रिवर्स होते हैं या डैम्स होते हैं वो चोक्ड अप हो जाते हैं विद द मड एंड विद द सिल्ट। सिल्ट भी एक तरह की मिट्टी होती है, थोड़ा सा मड से इसका डिफरेंस होता है, मतलब ना रेत होती है ना मिट्टी होती है, उसको सिल्ट कहते हैं। ठीक है जी, द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स के अंदर स्टोर हो जाता है एंड इट रिड्यूसेस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी वजह से पानी स्टोर होने की कैपेसिटी एक डैम के अंदर कम हो जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन। डिफॉरेस्टेशन ट्रांसपिरेशन को भी रिड्यूस करते हैं, विच लेसन्स द क्लाउड फॉर्मेशन, दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ द रेन। आप यहाँ से पौधे वगैरह सारे काट देंगे, पौधों में से जो ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होती है कि एक ये लीव का सरफेस एरिया ना, यहाँ से वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जो आपको नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, वो रिमूव होते हैं, यहाँ से ऊपर एनवायरनमेंट में जाते हैं, एनवायरनमेंट को मॉइस्ट करते हैं और ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा गर्म हवा होगी, वो हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर मूव करेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग दरख्त वगैरह सारा कुछ काट देंगे तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, ट्रांसपिरेशन की वजह से वेपर नहीं बनेंगे, वेपर नहीं बनेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाएंगे तो क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन, बारिश होने की मिकदार कम हो जाएगी। ठीक हो गया, ये कॉजेज़ हैं, सॉरी ये इफ़ेक्ट्स हैं, इनके पॉइंट्स बना लेते हैं और उसके बाद मैं फिर वापस आती हूँ। अच्छा बच्चों, ये मैंने पॉइंट्स इसके बनाए हैं, टोटल इसके 6 पॉइंट्स बन रहे हैं। यहाँ से कुछ भी कटिंग नहीं है इसके अंदर से, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट बन रहा है 1 देयर से लेकर एरोजन तक, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ से हैवी रेनफॉल से लेकर रिवर्स तक, फोर्थ है सॉइल तक, फिफ्थ पॉइंट है रिवर्स बिकम चोक्ड अप से लेके कैपेसिटी तक, और 6 पॉइंट है यहाँ से लेके एंड तक। ठीक है, ये टोटल इफेक्ट्स के पॉइंट्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, इसके ऊपर आप डब्बा बना लें। फॉरेस्ट सपोर्ट द कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट किस तरह बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब है, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी, वैरायटी अमंग द लाइफ। लाइफ आइदर तो वो प्लांट की भी हो सकती है, वो एनिमल की भी हो सकती है। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर, टिम्बर वो लकड़ी होती है जिससे हमारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं। ठीक है, टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। ये ह्यूमन सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं टिम्बर वगैरह। अगर आप लोग वेस्ट वाली साइड पे देखें, वहाँ पे ये लकड़ी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घरों में भी लकड़ी लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में टिम्बर बहुत कम है और बहुत महंगी है, लेकिन चूंकि वी हैव टू कॉपी देम, सो हम जो है हमने भी लकड़ियों के कबर्ड्स वगैरह और लकड़ियों के सीलिंग वगैरह बनाना शुरू कर दी। ठीक है, ऑल दो कि हमें पता नहीं है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, तो वी हैव टू कंट्रोल दिस थिंग कि हम लोगों को टिम्बर ज़्यादा ना यूज़ करें, चूँकि हमारे यहाँ पे कमी है। अगर हम लोग ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं अपनी इस फैंसी चीज़ों के लिए, तो वो लोग जिनके पास ये टिम्बर होती ही इस वजह से ताकि वो उसको जला के अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें, उनके लिए वो चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस अभी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो हाई आल्टीट्यूड वाले इलाके हैं।
अच्छा जी, उसके बाद देखें टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ यूटिलाइज द टिम्बर। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि डेवलप हो चुके हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो टिम्बर को यूज़ करते हैं, लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, वो लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ तक आप करेंगे मेकिंग पेपर तक, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन नहीं करनी। फिर हम करेंगे शॉर्ट इन टर्म इकोनॉमिक गेंस मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। हम शॉर्ट टर्म का, हम हमेशा जो है ना शॉर्ट टर्म सोचते हैं और वक्ती फ़ायदा सोचते हैं, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है उस पर हमारी नज़र नहीं जाती। तो ये वक्ती फ़ायदे के तौर पे वो तो लकड़ियाँ वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म हमें लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने लाइन करनी है मेकिंग पेपर तक। उसके बाद ये वाली लाइन काट देनी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म से लेके इनकम तक ये वाला एक पॉइंट ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट और किस तरह से हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। ये हमें पता है, जितने ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और पोल्यूटेंट्स को भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। फॉरेस्ट आर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी। एस्थेटिक ब्यूटी वो ब्यूटी होती है, मतलब जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। टूरिस्ट आते हैं, आके देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़लानी जगह है, बहुत खूबसूरत है, उसको देखते हैं। हमारा जो टूरिस्ट वाला प्रोफेशन है वो लीड करता है इस वजह से, ठीक है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं एस्थेटिक ब्यूटी इस वजह से। तो एक तो ये एस्थेटिक ब्यूटी देते हैं, दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो हार्म्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। अब ये दोनों चीज़ें अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, दोनों चीज़ों पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। इन पाकिस्तान पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज्ड कनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। खैबर पख्तूनख्वा में कनोपी फॉरेस्ट इसको कहते हैं। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कार्टून देखते हो मोगली वाले, उसमें देखा होगा ये एक पाथवे है जंगल में से गुजरने का जगह, इधर एक दरख्त लगे हैं बड़े बड़े ऐसे करके, ठीक है, और वो इस तरह से झुके हुए हैं, इस तरफ को और इस तरफ को झुके हुए हैं ऐसे करके कि उन्होंने रास्ते में राहदारी बनाई हुई है जो जिसमें छाँव होती है, ठीक है, बड़े बड़े दरख्त और झुके हुए होते हैं। इसको कनोपी सिस्टम कहते हैं। आजकल लोग शादियों में भी इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े ऐसे करके टेंट्स लगाते हैं और यहाँ पे दरवाज़ा होता है और ये दरमियान इस तरह से करके, ठीक है, दैट इज़ अ कनोपी सिस्टम, जो पूरा का पूरा फैला हुआ होता है और उसके अंदर लोग आराम से ईज़िली मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको कनोपी सिस्टम कहते हैं। तो कनोपी फॉरेस्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पर ईयर 1% वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, उनके अंदर श्रिंकेज हो रही है। तो अगर हम 5 साल बाद का एस्टिमेट लगा के तो हम देखते हैं हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने इस टॉपिक में से क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs एज वेल। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से नहीं आता। हाँ, अगर आ भी जाए तो आप लोगों को 2, 3 या 4, 5 डेफिनेशन इकट्ठी करके वो लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन करनी है, कॉजेज़ करने हैं, फिर इफ़ेक्ट्स करने हैं, ये मैंने 6 पॉइंट्स लिखवाए थे। उसके बाद आप लोगों ने फॉरेस्ट की हेडिंग देनी है और फॉरेस्ट में आपने ये 2-3 चीज़ें यहाँ से लिखनी है। उसके बाद आपने ये 2 पॉइंट यहाँ से लिखने हैं, ठीक हो गया। फिर फॉरेस्ट में आप लोग लिखेंगे कि इसको हम क्या हो रहा है या ड्रॉबैक क्या है इसका। तो हम एक लिखेंगे, पहला पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स वाला, दूसरा एस्थेटिक ब्यूटी वाला, थर्ड पॉइंट हम लिख देंगे पाकिस्तान में खैबर पख्तून वाली बात, ठीक है। और ये जो 1% पर ईयर है, इसके साथ आप लिख लें कि ये आपको MCQs के भी तौर पे पूछा जा सकता है। ओवर हंटिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में तैयार करेंगे। अगर आपको समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।